नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट रिकमेंडेड और मोस्ट रिक्वेस्टेड पेपर एपीकल्चर, जो कि सेमेस्टर थर्ड का एसईसी पेपर है। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट है वीडियो, आई नो, बट कोशिश करेंगे कि हम आपको फिर भी एक अच्छा खासा स्टडी मटेरियल और क्लास आपको प्रोवाइड करवा सके। तो इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। छोटा-सा इसका सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ बी कीपिंग बताया गया है, फिर रियरिंग ऑफ बीज के बारे में बताया गया है और बी कीपिंग हेल्थ और उसकी डिजीज़ के बारे में बात की गई है। और फोर्थ यूनिट में बात की गई है बी इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एपीकल्चर, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे मधुमक्खियों को क्या होती है एपीकल्चर, फिर उनकी पालन-पोषण की बात है, फिर उनकी बीमारियों और उनकी बात है कि कैसे उनका वो किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, और फिर बात की जाती है इकोनॉमी के रिगार्डिंग। तो इससे पहले कि हम इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेगमेंट को डिस्कस करें, उससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट ईयर इसका जो पेपर आया है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, पिछले साल के पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ हनी बी स्पेसीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रजातियों के नाम लिखिए। हाउ ड्रोन्स आर डेवलप्ड इन हनी बीज एंड व्हाट आर देयर जेनेटिक स्टेटस, यानी कि मधुमक्खी में ड्रोन यानी कि नर कैसे विकसित होते हैं और उनका आनुवंशिक आधार क्या होता है। देखो, छत्ते में तीन तरीके की मक्खियाँ होती है। एक होती है रानी मक्खी, एक होते हैं श्रमिक और एक होते हैं ड्रोन। जो ड्रोन होते हैं वो नर होते हैं। नर का काम होता है रानी के साथ निषेचन करके और अंडे देने का, और श्रमिक का काम होता है सारी शहद वगैरह इकट्ठा करना और उनको पालन-पोषण करना। और रानी मक्खी होती है जो उस छत्ते पे राज करती है। तो आपसे पूछा गया है ड्रोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू डिस्कवर्ड द लैंग्वेज कम्युनिकेशन मोड ऑफ हनी बीज, यानी मधुमक्खियों की भाषा या संचार के तरीके की खोज किसने की। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्वार्मिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू हनी बी, यानी कि मधुमक्खी के संदर्भ में स्वार्मिंग का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज प्रोपाइल्स, यानी कि प्रोपोलिस क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रॉयल जेली एंड रॉयल एक्टिन, यानी कि रॉयल जेली और रॉयल एक्टिन क्या है। नेम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ नोजेमा एंड एक्राइन डिजीज ऑफ हनी बी, यानी कि मधुमक्खी में नोजिमा एवं एक्राइन रोग के रोग कारक का नाम बताइए। विच स्पेसीज ऑफ हनी बीज बी इज द स्मॉलेस्ट हनी बी ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत की कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति है जो सबसे छोटी मधुमक्खी की प्रजाति है। द सेट्राइल फीमेल ऑफ हनी बी इज ऑल्सो नोन एज, यानी मधुमक्खी की बंदे मादा को किस नाम से जाना जाता है, जिनको हम श्रमिक या लेबर के नाम से जानते हैं। बी वेनम इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि मधुमक्खी का विष इन रोगों के उपचार में किया जाता है। ये इसके क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी में यूनिट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी पूछा गया है, सोशल बिहेवियर पूछा गया है, वेरियस कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द मेथड ऑफ स्वार्म कैप्चरिंग फ्रॉम ट्री ब्रांच ऑफ ग्राउंड, इस तरीके के जो मधुमक्खी के झुंड या छत्ते से ग्रहण इकट्ठा करने की जो शहद इकट्ठा करने की है, वो इन विधियों के बारे में पूछा गया है। हनी एक्सट्रैक्टर, पोलन ट्रैप, ये सारे क्या है। हनी बी पेस्ट पेस्चरेज, मधुमक्खी चरागाह क्या है। इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑफ हनी बीज, यानी इनका प्रदूषकों का हनी बी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल का जो पेपर है वो आपके सामने है, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे इस बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि कुछ आधार होंगे पिछले के आधार पे, पिछले पेपर के आधार पर कुछ नए क्वेश्चन क्या हमने उसमें रखा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे क्वेश्चनों के साथ। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीकल्चर। पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि ये क्वेश्चन इस पेपर का टाइटल क्वेश्चन है और आपसे पूछा ही जाएगा। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। अब हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो किसके लिए करते हैं, शहद के लिए, मोम के लिए, इनके लिए हम मधुमक्खी को पालते हैं। और जब मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्तों में पाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर इज द साइंटिफिक practice of rearing and managing honeybees to obtain honey and other products such as wax and royal jelly, यानी एपीकल्चर मधुमक्खियों के वैज्ञानिक पालन व प्रबंधन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा शहद, मोम और रॉयल जेली जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रॉप पोलिनेशन, इंक्रीजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथन्स रूरल इकोनॉमी। यह फसलों के परागण में सहायता करके कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी क्या करता है, सहारा देता है, मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द हनी बीज स्पीशीज फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के प्रजातियों के नाम बताइए। तो इंपॉर्टेंट हनी बी स्पीशीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर एपिस डोर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरा एंड एपिस मेलिफेरा, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, जिसमें एपिस डोर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया एंड एपिस मेलिफेरा शामिल हैं। अमंग दीज एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा आर कॉमनली डोमेस्टिकेटेड और बी कीपिंग, यानी कि इसमें से भी जो एपिस इंडिका है और एपिस मेलिफेरा है, उनको सामान्यतया उनका ज़्यादा पालन किया जाता है। यानी कि इंडिया में जनरली 4 कैटेगरी या 4 स्पीशीज़ पाई जाती है, जिसमें सबके नाम के आगे एपिस लगा हुआ है, तो डोर्सेटा, इंडिका, फ्लोरा और मेलिफेरा ये 4 नाम हैं, जिसमें से जो एपिस इंडिका है और जो एपिस मेलिफेरा है, इनका ज़्यादातर बी कीपिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए हनी बी कॉलोनी, यानी कि मधुमक्खी कॉलोनी की जो सामाजिक संरचना है उसका वर्णन कीजिए। ए हनी बी कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 3 कास्ट्स मेन नेमली क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन, यानी कि जो मधुमक्खी कॉलोनी है वो 3 वर्गों में वर्गीकृत होती है। रानी मक्खी, श्रमिक और नर मधुमक्खियां इसमें पाई जाती है। द क्वीन लेज एग्स, वर्कर परफॉर्म्स ऑल ड्यूटीज ऑफ द हाइव एंड ड्रोन टेक्स पार्ट ओनली इन मैटिंग विद द क्वीन, यानी कि रानी अंडे देती है, श्रमिक छत्ते के सभी कार्य करते हैं और जो नर मधुमक्खियां है वो केवल रानी के साथ संयोग में भाग लेती है, यानी कि रानी के साथ निषेचन प्रक्रिया में भाग लेती है और आगे अंडे प्रोड्यूस करते हैं। जो श्रमिक है वो उन अंडों का और छत्तों के अदर सारे काम करते हैं, और जो रानी मक्खी है वो उस जो पूरे छत्ते को है उसको क्या करती है, मैनेज करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज बी डांस, मधुमक्खी नृत्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मधुमक्खी जैसे मान लो ये मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो छत्ता है इसके बाद अब ये खाना लेने जाएंगे तो खाना इस छत्ते से कितने डिस्टेंस पे है, तो इसके कम्युनिकेशन करते हैं ये डांस करके। तो 2 तरीके के डांस करते हैं, घूम घूम के डांस करने वाला और लंबा डांस करने वाला। तो ये जो डांस होता है ये इसके खाने के सोर्स के बारे में होता है, तो इसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी नृत्य कहते हैं। बी डांस इज ए स्पेशल कम्युनिकेशन मेथड ऑफ हनी बीज through which worker bee inform other bees about the direction, distance and quality of food sources available outside the hive, यानी कि मधुमक्खी नृत्य मधुमक्खियों की एक विशेष संचार विधि है जिसके द्वारा श्रमिक मधुमक्खियां भोजन स्रोत की दिशा, दूरी और गुणवत्ता की जानकारी अन्य मधुमक्खियों को देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्वार्मिंग इन हनी बीज, यानी कि मधुमक्खियों में स्वार्मिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा जाएगा। Swarming is a natural process of reproduction of a honeybee colony in which the old queen lives the hive along with a group of worker bees to establish a new colony, यानी कि स्वार्मिंग मधुमक्खी कॉलोनी के प्रजनन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पुरानी रानी कुछ श्रमिक मधुमक्खियों के साथ छत्ता छोड़कर चली जाती है और नई कॉलोनी स्थापित करती है। जैसे मान लो ये छत्ता है बड़ा हो गया, अब इसमें से जो पुरानी रानी है वो निकलेगी और अपने साथ एक लेबर का ग्रुप लेके जाएगी और नया छत्ता बनाएगी और वहाँ पे वह एक दूसरी कॉलोनी बनाएँगी। तो ये जो पुरानी रानी का कुछ श्रमिकों के साथ निकल कर दूसरा छत्ता बनाना कौन-सी प्रक्रिया कहा जाता है? स्वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हू डिस्कवर द लैंग्वेज कम्युनिकेशन ऑफ हनी बीज, यानी कि मधुमक्खियों की भाषा या संचार विधि की खोज किसने की थी, और ये जो खोज की थी ये एक नोबेल अवार्डेड क्या है, थ्योरी है, नोबेल अवार्डेड कॉन्सेप्ट है। द लैंग्वेज कम्युनिकेशन और डांस लैंग्वेज ऑफ हनी बीज was discovered by Carl von Fritz, who explained how bees communicate information about food sources through specific movements, यानी कि मधुमक्खियों की भाषा या नृत्य संचार विधि की खोज कार्ल वॉन फ्रिस ने की थी, जिन्होंने बताया कि मधुमक्खियां विशेष गतियों द्वारा भोजन स्रोत की सूचना दूसरी मधुमक्खियों को देती है। यानी कि जो मधुमक्खी डांस करती है उस डांस की जो लैंग्वेज है या यूं कहे वो जो कम्युनिकेशन का मेथड है ये कार्ल वॉन फ्रिस ने डिस्कवर किया था। विच इज द स्मॉलेस्ट हनी बी स्पेसीज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे छोटी मधुमक्खी प्रजाति कौन सी है? एपिस फ्लोरा इज द स्मॉलेस्ट हनी बी स्पेसीज फाउंड इन इंडिया, यानी कि एपिस फ्लोरा भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी मधुमक्खी प्रजाति है। इट बिल्ड्स स्मॉल ओपन कॉम्स ऑन ट्री ब्रांचेज एंड बुशेज एंड इज नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल बी कीपिंग, यानी कि ये पेड़ों और झाड़ियों पर छोटे खुले छत्ते बनाती है तथा व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो अपने घरों में छोटी-छोटी मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं, उनकी बात हो रही है, वो भारत की सबसे छोटी स्पेसीज़ है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की ओर जिसमें हम बात करेंगे रियरिंग ऑफ बीज।
पहला है व्हाट इज एपियरी, यानी कि एपियरी क्या है। एन एपियरी इज ए प्लेस वेयर हनी बी कॉलोनीज आर केप्ट एंड मैनेज्ड इन आर्टिफिशियल बीहाइव्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स अंडर साइंटिफिक मेथड। यानी कि एपियरी वह स्थान है जहां कृत्रिम छत्तों में मधुमक्खियां मधुमक्खी कॉलोनियों को वैज्ञानिक विधियों में रखकर शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो जो कृत्रिम छत्ते होते हैं, उन कृत्रिम छत्तों का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, एपियरी कहा जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल तौर पे छत्ते बनवाकर मधुमक्खियों से क्या इकट्ठा किया जाता है, उनके बी प्रोडक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, उसे एपियरी कहा जाता है। नेम टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल बिहाइव्स यूज्ड इन एपीकल्चर, यानी कि एपीकल्चर में प्रयुक्त दो प्रकार के कृत्रिम छत्तों के नाम लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। द टू कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल बिहाइव्स इन एपीकल्चर आर न्यूटन हाइव एंड Langstroth hive, both having movable frames which help in easy inspection and honey extraction। यानी एपीकल्चर में सामान्यतः न्यूटन छत्ता और लैंगस्ट्रोथ छत्ता प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें चलायमान फ्रेम होते हैं, जिनका निरीक्षण और उनसे शहद का निकासी क्या होता है, आसान होता है। यानी कि हम देखते होंगे कभी आपने ऐसे प्लेट्स होती है, उनमें छत्ते से होते हैं और उनको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और एक प्लेट होती है, फिर एक प्लेट होती है। तो इस तरीके के जो मेथड होते हैं, एक न्यूटन मेथड होता है और एक लेंग्सट्रोथ मेथड होता है। ये दोनों ही मेथड आर्टिफिशियल छत्ते बनाने के तरीके हैं। व्हाट इज बी पैस्चुरेज, यानी कि मधुमक्खी चरागाह क्या है। यानी कि यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, तो मधुमक्खी की जो छत्ता है इसके आसपास जो हमने गार्डन बना दिया जिसमें फूल वगैरह है, तो इसे क्या बोलते हैं, पैस्चुरेज बोलते हैं। बी पैस्चुरेज रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एंड दैट प्रोवाइड nectar and pollen to honeybees which directly affects the quality and quantity of honey प्रोडक्शन। यानी कि मधुमक्खी चरागाह उन पुष्पीय पौधों की उपलब्धता को दर्शाता है जो मधुमक्खियों को पराग और मकरंद प्रदान करते हैं, जिससे शहद की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होती है। क्योंकि यदि आसपास पेस्चुरेज अच्छा होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पराग ज़्यादा लेके आएंगे, मकरंद ज़्यादा लेके आएंगे और शहद की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी शहद की अच्छी होगी। नेम दी कॉमनली डोमेस्टिकेटेड बी स्पेसीज इन इंडिया, यानी भारत में सामान्यतः पाली जाने वाली मधुमक्खी प्रजातियों के नाम लिखो। एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा आर दी कॉमनली डोमेस्टिकेटेड हनी बी स्पेसीज इन इंडिया ड्यू टू देयर मैनेजेबल नेचर एंड गुड हनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। यानी कि भारत में एपिस सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा सामान्यतः पाली जाने वाली मधुमक्खी प्रजातियां हैं, क्योंकि ये प्रबंधन में आसान है और ये शहद का उत्पादन भी ज़्यादा करती है। तो यानी कि जो चार है, यानी कि एपिस डोरसेटा, एपिस शेरेना इंडिका, एपिस मोलिफेरा एंड एपिस फ्लोरा। तो शेरेना इंडिका और मोलिफोरा ये दो प्रजाति है जिनको जनरली इंडिया में पाला जाता है। व्हाट इज हनी फ्लो पीरियड, यानी कि हनी फ्लो पीरियड क्या है। हनी फ्लो पीरियड इज द टाइम व्हेन फ्लोरिंग प्लांट्स आर abundant एंड bees collect maximum nectar resulting in increased honey production in the apiary। यानी कि हनी फ्लो पीरियड वह समय होता है जब पुष्पीय पौधों की अधिकता होती है और मधुमक्खियां अधिक मात्रा में मकरंद एकत्र करके शहद का उत्पादन बढ़ाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, हनी फ्लो पीरियड। यानी कि जब पौधों पे फूल ज़्यादा आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे मधुमक्खियाँ ज़्यादा पराग कलेक्ट करती है और ज़्यादा शहद प्रोड्यूस करती हैं। तो इस पीरियड को, यानी कि जब फूलों पे पौधों पे फूल आ रहे होते हैं, उस पीरियड को हनी फ्लो पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीन पीरियड इन बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन में लीन पीरियड क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीन पीरियड इज द टाइम व्हेन नेक्टर एंड पोलन सोर्सेज आर स्केयर resulting in reduced honey production and requiring supplementary feeding or bee colonies। लीन पीरियड वह समय होता है जब पराग और मकरंद स्रोत कम हो जाते हैं, जिससे शहद उत्पादन घटता है और मधुमक्खियों को अतिरिक्त आहार देना पड़ता है। यानी कि जब फूल वगैरह झड़ जाते हैं, यूँ कहे कम पैदा होते हैं, तब उनका जो मकरंद है वो कम हो जाता है और उत्पादन भी उनका शहद का कम हो जाता है। तो इसे लीन पीरियड कहा जाता है। मेंशन द इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन हनी बीज, यानी मधुमक्खियों पर प्रदूषकों के क्या प्रभाव होते हैं, उल्लेख कीजिए। पोल्यूटेंट्स सच एज पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स एडवर्सली अफेक्ट हनी बीज by reducing their lifespan, disturbing navigation and causing decline in colony population। यानी कि जो कीटनाशक है और जो
औद्योगिक रसायन हैं, इस तरीके के प्रदूषक मधुमक्खियों के जीवन काल को कम करते हैं, उनकी दिशा पहचान करने की जो क्षमता है उसको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और कॉलोनियों की संख्या भी घटाती है। यानी कि कहने का मतलब प्रदूषण होता है तो जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि पहली बात तो ये खुद दिशा भ्रमित होने लगते हैं, दूसरी चीज़ इनकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है और तीसरी चीज़ जब ये सारी चीज़ कम होती है तो डेफिनेटली इनकी संख्या में भी गिरावट आती है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोज़ेमा डिजीज़ इन हनी बीज, यानी कि मधुमक्खियों में नोशेमा या नोज़ेमा रोग क्या है? Noxzema disease is a protozoan disease of adult honeybees caused by Noxzema apis, which affects the digestive system and weaken the bee colony। यानी कि नोजेमा रोग वयस्क मधुमक्खियों का एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो नोजेमा एपिस द्वारा होता है और पाचन तंत्र को प्रभावित कर कॉलोनी को कमजोर करता है। जो पिछले साल ये पूछा गया है कि नोजेमा डिजीज किस लिए होता है, यानी क्या कौन सा फैक्टर सॉरी वायरस या यूं कहे किस वजह से होता है, तो नोजेमा एपिस की वजह से होता है। लेकिन इसके जो सिम्पटम होते हैं या यूं कहे इसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये एडल्ट बी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ देता है और कॉलोनी को क्या करता है, कमजोर करता है। व्हाट इज एक्रेन डिजीज, यानी कि एक्राइन डिजीज रोग क्या है? एक्राइन डिजीज इज कॉज्ड बाय माइट्स दैट इन्फेस्ट द ट्रेकिया ऑफ हनी बीज रिजल्टिंग इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वीकेंड बीज एंड रिड्यूस कॉलोनी स्ट्रेंथ। यानी कि एक्राइन रोग मधुमक्खियों की श्वसन नालिकाओं में परजीवी क्लिनिक के संक्रमण से होता है, जिससे श्वसन में कठिनाई होती है और कॉलोनी की कमजोरी होती है। यानी कि अब आपसे एक्राइन डिजीज पूछी जाएगी, ये सीधा की सीधा बात करता है, ये उनको सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। तो जो एक्राइन डिजीज है वो हनी बी को वीक करता है और उनकी ब्रीद लेने की जो कैपेसिटी है उसको कमजोर करता है। व्हाट इज सेकब्रूड डिजीज, यानी कि सेकब्रूड रोग क्या है? सेकब्रूड डिजीज इज a viral disease affecting honeybee larva in which larva die and form sac-like structure filled with fluid inside the cells। यानी कि सेकब्रूड रोग मधुमक्खियों के लार्वा को प्रभावित करने वाला एक विषाणु जनित रोग है जिसमें लार्वा कोशिकाओं में दरवे से भरी थैली के रूप में मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एनिमीज ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों के दो शत्रुओं के नाम लिखिए। वेक्स माउथ एंड एंड्स आर कॉमन एनिमीज ऑफ honey bees which damage combs, steal honey and disturb the normal functioning of the bee colony। यानी कि जो वैक्स मॉथ नेम ऑफ एनिमीज ऑफ, यानी कि जो हनी बी के यानी कि जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं उनके दो शत्रुओं के नाम बताओ। तो वैक्स मॉथ एंड एंड्स आर कॉमन एनिमीज ऑफ हनी बीज, यानी कि जो वैक्स मॉथ है और जो चींटियां है वो मधुमक्खियों के बेसिकली सामान्य शत्रु हैं। विच डैमेज कॉम्स, यानी कि मधुमक्खियों के छत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टील हनी, शहद चुरा लेते हैं। डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बी कॉलोनी, और कॉलोनी की कार्य प्रणाली को ये बाधित करते हैं। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आपसे शत्रु पूछे जाएंगे, पिछले पेपर में कहीं भी हनी एनिमीज की बात नहीं हुई है। व्हाट इज फाउल ब्रूड डिजीज, यानी कि जो फाउल ब्रूड रोग है वो क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउल ब्रूड रोग क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो लार्वा इससे मरने लगता है और उनमें बदबू आने लगती है और छत्ता बांस मारने लगता है, उसको फाउल ब्रूड डिजीज कहते हैं। फाउल ब्रूड डिजीज is a bacterial disease of honeybee larva that causes decay of brood and produce foul smell leading to serious loss of colony strength। यानी कि जो फाउल ब्रूड है वो मधुमक्खियों के लार्वा को जीवाणु जनित रोग है जिसमें ब्रूड सड़ जाता है और दुर्गंध उत्पन्न होती है जिससे कॉलोनी को भारी क्षति होती है। मेंशन वन प्रिवेंटिव मेजर फॉर बी डिजीज, यानी कि मधुमक्खी रोगों की एक निवारक विधि बताइए। मेंटेनिंग हाइजीन एपियरी कंडीशंस एंड रेगुलर inspection of bee colonies helps in preventing the spread of disease among honey bees। एपियरी में स्वच्छता बनाए रखना और मधुमक्खी कॉलोनियों का नियमित निरीक्षण करना रोगों के प्रसार को रोकने में सहायक है। यानी कि हमें अगर हनी बी को बीमारी मुक्त रखना है तो कहने का मतलब वही है, पहली बात तो जो एपियरी है, एपियरी मतलब जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल छत्ते रखे हैं उसको हमें हाइजीन रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन करना होगा कि कहीं इनके एनिमीज तो उसमें नहीं घुस गए हैं या कोई इनको कोई और रोग तो ये सफ़र नहीं हो रहे हैं। तो इस विधि से हम इनको रोग होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाई बी हेल्थ मैनेजमेंट, मधुमक्खी स्वास्थ्य प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? Bee health management refers to proper care, disease prevention, pest control, and nutrition management to maintain strong and productive bee colonies। यानी मधुमक्खी स्वास्थ्य प्रबंधन का अर्थ कॉलोनियों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए उचित देखभाल, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण और पालन पोषण से
का एक सही तरीके से मैनेज करने से संबंधित है। यानी कि कहने का मतलब हमारी मक्खियाँ बीमार ना हो, सही ढंग से शहद प्रोड्यूस करते रहे और किसी तरीके की डिजीज़ के इनके या जो एनिमी है उनका उन चीज़ों का अटैक ना हो, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट बी हेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें हम जानेंगे बी इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेम एनी टू प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि एपीकल्चर उद्योग के 2 उत्पादों के नाम लिखिए। यानी कि जो जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनमें से हमें क्या प्राप्त होता है? हनी एंड बी वैक्स आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि शहद और मधुमक्खी मोम एपीकल्चर उद्योग के प्रमुख उत्पाद हैं। वाइडली यूज्ड इन फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी जिनका उपयोग ज़्यादातर खाद्य में, औषधि में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में और विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। व्हाट इज़ रॉयल जेली? रॉयल जेली क्या है? अब देखो जो मधुमक्खी जब रानी मक्खी होती है, जो अंडे वगैरह देती है, यानी लार्वा देती है, तो उन लार्वा में से जो रानी है, वो तो कोई एक ही बनता है। तो जो कुछ अलग तरीके की जो मधुमक्खियाँ पैदा होती है, उनको एक रॉयल जेली नाम का पदार्थ भी खिलाया जाता है, उसको खाकर वो एक रानी बनती है। तो इस तरीके से जो इसकी नई रानी का चयन भी होता है, तो जो रॉयल जेली है वो क्या है? रॉयल जेली इज़ ए न्यूट्रिशियस सेक्रेशन produced by worker bees and feed to queen larva, which helps in queen development and increases fertility and longevity. रॉयल जेली श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा स्रावित एक पोषक पदार्थ है जो रानी के लार्वा को दिया जाता है और उन्हें उसके विकास, प्रजनन क्षमता और जीवन काल को जो बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब अगली रानी कौन बनेगा तो उसे एक अलग स्पेशल पदार्थ खिलाया जाता है जिसको रॉयल जेली कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज माइग्रेटरी बी कीपिंग, यानी कि प्रवासी मधुमक्खी पालन क्या है? माइग्रेटरी बी कीपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग बी कॉलोनीज फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू फ्लोरिंग सीजन्स टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन एंड पोलिनेशन, यानी कि प्रवासी मधुमक्खी पालन वह विधि है जिसमें पुष्प ऋतु के अनुसार मधुमक्खी कॉलोनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे मधुमक्खियों को पुष्प वगैरह मिलते हैं वो अपनी कॉलोनी क्या करती है, चेंज करती है। लेकिन हम बात करें एपियरी की, यानी कि जिसमें हमने छत्ते बना रखे हैं, तो हम उस छत्ते को, उस एपियरी को एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे बोलते हैं माइग्रेटरी बी कीपिंग, यानी कि अलग-अलग सीज़न में उस छत्ते को या उस एपियरी को दूसरे स्थान पे ले जाना, माइग्रेट करवाना। नेक्स्ट है मेंशन वन यूज़ ऑफ बी वैक्स, यानी मधुमक्खी मोम का कोई एक उपाय बताओ, उपयोग बताओ। बी वैक्स इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स एंड फॉर मेकिंग कॉम फाउंडेशन सीड्स इन बी कीपिंग इंडस्ट्रीज, यानी मधुमक्खी मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में, औषधियाँ बनाने में और मधुमक्खी पालन में आधार शीट तैयार करने में किया जाता है। यानी कि जो एपीरी होती है उसमें जो हम कृत्रिम छत्ते देखते हैं वो भी बी वैक्स से ही बनते हैं, तो ये सारे बनाने में बी वैक्स का यूज किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बी कीपिंग इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? रोजगार सृजन में मधुमक्खी पालन की भूमिका क्या है? बी कीपिंग प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज बाय रिक्वायरिंग लो इन्वेस्टमेंट एंड ऑफरिंग इनकम थ्रू हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो मधुमक्खी पालन है वो कम पूंजी में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है और शहद व अन्य उत्पादों से आय उत्पन्न कर सकता है। यानी कहने का मतलब आप अपने घरों में, अपने गाँव में आराम से एपियरी बनाकर कृत्रिम तौर पे मधुमक्खी का पालन कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इसमें कम होता है और इससे आप हनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो बी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप बेचकर उनसे आप 2 पैसे कमा सकते हो। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय द बी कीपिंग या एपीकल्चर। नेक्स्ट है हाउ एपीकल्चर हेल्प्स वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि एपीकल्चर महिला उद्यमियों की कैसे सहायता करता है। अब ये काम कोई महिला करने लगती है तो उसको हम क्या कहने लगते हैं? women entrepreneurs कहने लगते हैं। एपीकल्चर हेल्प्स women entrepreneurs by providing easy to manage home based employment opportunities with additional income and economic independence, यानी कि एपीकल्चर महिला उद्यमियों को सरल घर आधारित रोजगार प्रदान करता है जिससे अतिरिक्त आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन इन हॉर्टिकल्चर? बागवानी में पर परागण क्या है? अब देखो हॉर्टिकल्चर क्या होती है जिसमें आप पुष्पों की क्या करते हो, खेती करते हो, और जो पुष्प होते हैं जो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जब पुष्प लगते हैं उनमें मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मधुमक्खी जो पराग है वो अपने पैरों में चिपका कर दूसरी जगह उसको छोड़ती है, तो ये वहां पर और भी ज्यादा इसको बोलते हैं परागण बोलते हैं इसको। तो ये हॉर्टिकल्चर में भी क्या होता है, सपोर्ट करता है। क्रॉस पॉलिनेशन इन हॉर्टिकल्चर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन between flowers by honeybees which improves
फ्रूट क्वालिटी, सीड फॉर्मेशन एंड क्रॉप यील्ड, यानी कि बागवानी में पर परागण मधुमक्खियों द्वारा फूलों के बीच पराग का स्थानांतरण होता है, जिससे फलों की गुणवत्ता बढ़ती है, बीज का निर्माण होता है और उत्पादन में भी इससे वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब जो एपीकल्चर है वो हॉर्टिकल्चर को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली सपोर्ट करती है। ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जिसमें हम बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये पिछली बार भी आया हुआ है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप फिर से भी प्रिपेयर करना। तो इसको मैंने बाकायदा चित्र के साथ बताया है कि जैसे अंडे होते हैं, फिर ये अंडे बड़े होते हैं, फिर इससे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर वस्क वयस्क मक्खी बनती है। तो इस तरीके का इसका जीवन काल होता है। इसको आप जरूर पढ़िएगा पीडीएफ में। एक्सप्लेन दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी कॉलोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हनी बी कॉलोनी की सामाजिक संगठन संरचना को समझाओ। स्वार्मिंग क्या होती है, यानी कि एक रानी मक्खी, पुरानी रानी मक्खी कुछ श्रमिक को लेकर नया छत्ता बनाने चली जाती है, उसे स्वार्मिंग कहा जाता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लेंगस्ट्रोथ फ्रेम, यानी कि जो लेंगस्ट्रोथ फ्रेम के छत्ते होते हैं उनकी संरचना का वर्णन करो। चाहे लेंगस्ट्रोथ हो चाहे न्यूटन हो, आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक आपसे पूछा जाएगा। मेथड ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन, यानी शहद निष्कर्षण की विधि आपसे पूछी जा सकती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हनी फ्लो पीरियड एंड लीन पीरियड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपसे पूछा जाएगा कि हनी फ्लो पीरियड क्या है और लीन पीरियड क्या है। फ्लो पीरियड जब फूल अच्छे होते हैं उसको फ्लो पीरियड कहते हैं, और जब वो कम होते हैं तो उसको लीन पीरियड कहा जाता है। थर्ड यूनिट की बात करें, नोजेमा डिजीज ऑफ हनी बीज, नोजेमा जो रोग है उसका वर्णन करो। एक्राइन सॉरी सेकब्रूड रोग का वर्णन करो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि थर्ड यूनिट रोगों से ही रिलेटेड है। एनिमीज आपसे पिछली बार नहीं पूछा गया, तो इस बार एनिमीज वाला क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री इन देयर यूज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। माइग्रेटरी बी कीपिंग एंड इट्स एडवांटेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ यूनिट के हिसाब से पूछा जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी इन एपीकल्चर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरीके से रोजगार उद्यमिता इससे बढ़ती है, उनको बातें करो। सी सेक्शन के भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, बड़े क्वेश्चन है दोनों मीडियम में, उसके आंसर भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से ये पीडीएफ आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। स्टडी मटेरियल टैब पे आप जाओगे तो सेमेस्टर थर्ड में आपको ये वेबसाइट सॉरी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको कई सारे अदर यूट्यूब चैनलों पे और ग्रुपों में हमारे जो नोट्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे, कहीं हमारे थंबनेल चुरा रहे हैं, कोई नोट्स चुरा रहा है, कोई बात नहीं, हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम हमारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि कॉपी को पढ़ने की बजाय ये है कि ओरिजिनल को ज्वाइन करो, क्योंकि ओरिजिनल ज्वाइन करोगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ पाओगे, अच्छा ही सीख पाओगे। तो इसी उम्मीद में कि ओरिजिनल को ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए लाइफ में। तो आई थिंक आपको ये था हमारा एक प्रयास एसईसी पेपर एग्रीकल्चर का। आपकी बहुत इस पे रिक्वेस्ट थी कि सर इस पे वीडियो बनाओ, लेकिन हमने इसका वीडियो आपके टाइमली हम अपलोड कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अपने साथ वाले दोस्तों को जिनके ये एग्रीकल्चर का पेपर है, उनके साथ आप इसको ज़रूर शेयर करो। और हाँ, हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और अच्छे से अपने पेपर को स्कोर करो। एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट करना ना भूलिएगा कि हमारी इस क्लास ने आपको कितना हेल्प आउट किया। और वंस अगेन एक बार पुनः आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एग्ज़ाम के लिए। तो हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।